So hi guys, what's up and welcome back to GC 3.0 यानी कि क्लास 12th का एक नया बैच जो कि बच्चों को 2021 एंड 2022 बोर्ड एग्जाम्स, जेई एग्जाम्स और नीट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता है। जेई और नीट के लिए एक बेहतरीन फाउंडेशन बनाने में मदद करता है। तो बैक टू दिस टॉपिक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स कंप्लीट कर लिया था गाइस। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ गाइस, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो मैंने शायद कल रात में अपलोड किया था, ताबड़तोड़ अपलोड किया था। और वो इसलिए अपलोड किया था ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि 2021-2022 में सीबीएसई ने जो 30% सिलेबस में रिडक्शन किया था उसको हटा दिया है और वापस से नॉर्मल सिलेबस अप्लाई कर दिया है। तो अगर मैं 2020 और 2021 के बच्चों की बात करता तो उनका ये टॉपिक हट गया था, लेकिन आप लोगों के लिए ये टॉपिक वापस आ गया है। दैट मीन्स जेई और नीट में तो ये आता ही था, यहाँ पर भी अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है और इससे सवाल बनते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से आप लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो ये पढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट। वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9th और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, एनटीएससी ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की हम लोग यहां पे बात करना शुरू करते हैं। नाउ गाइस, यहां पर ध्यान रखिएगा, आपके पास में जो सॉलिड है वो आपके पास में 3 प्रकार से डिवाइडेड हो सकते हैं। आपके पास में जो सॉलिड है बेस्ड अपॉन देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दे आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला टाइप कौन सा हो जाएगा? आपके कंडक्टर्स। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा? आपके सेमीकंडक्टर्स। और तीसरा टाइप क्या हो जाएगा? आपका इंसुलेटर्स। सो बेसिकली बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की या इलेक्ट्रिसिटी के साथ में सॉलिड किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, उसके बेसिस पर आपका सॉलिड 3 प्रकार का होता है: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अगर मैं यहां पर आपके कंडक्टर्स की बात करूं तो इनकी कंडक्टिविटी 10⁴ से 10⁷ पर ओम पर मीटर की होती है। मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट करेंगे, यानी कि ये करंट को बहुत अच्छे से फ्लो करवाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में कॉपर के वायर्स, सिल्वर के वायर, एल्यूमिनियम, आपका आयरन, आपके जो घर पे खाना बनाने के लिए जो कढ़ाई या जो यूटेंसिल्स होते हैं, ये सब दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, मतलब कंडक्टर्स जितनी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी कंडक्टिविटी करने के लिए जाने जाते हैं। मतलब जहां पर बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि तुम्हारे डायोड्स, जैसे जो तुम्हारे कैलकुलेटर्स या जो टीवी के रिमोट्स होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा अमाउंट में करंट नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती, वहाँ पर आप रेडियोस, वहाँ पर इनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इंसुलेटर की बात करूँ तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी कंडक्टिविटी तो बहुत बुरी होती है, 10⁻⁻20 से 10⁻10 पर ओम पर मीटर। मतलब इनकी कंडक्टिविटी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? सीधी सीधी भाषा में, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये
इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी, आपका सॉलिड 3 प्रकार से होगा। ये रेंज याद होनी चाहिए, जो रेंज लिखाई है ये रेंज आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्रेट। नाउ प्यारे बच्चों, हमें इंसुलेटर से तो अब कोई लेना देना रहा ही नहीं। इंसुलेटर का हम क्या करेंगे? इंसुलेटर जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में उसका कोई काम ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके जो कंडक्टर्स होते हैं, अगर मैं उनके बारे में और डिटेल में बात करना शुरू करूं तो प्यारे बच्चों, आपके पास में कंडक्टर्स 2 प्रकार के देखे जाते हैं। पहले कंडक्टर होते हैं आपके आयोनिक कंडक्टर्स। आयोनिक कंडक्टर्स, मेरे ख्याल से आप इनको बहुत अच्छे से पहचानते हो, आपकी इनसे बातचीत हो चुकी है। और दूसरे होते हैं आपके मेटेलिक कंडक्टर्स। तो बेसिकली आपके पास में 2 प्रकार के कंडक्टर्स होते हैं, आयोनिक कंडक्टर्स एंड मेटेलिक कंडक्टर्स। चलो, वैसे तो आप लोगों को अगर ये चैप्टर का शुरुआत याद हो और मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ाया था, तब वहां पर मैंने आपको मेटेलिक सॉलिड और आयोनिक सॉलिड्स पढ़ाया था। तो ये वही टॉपिक है, आओ एक बार रिवाइज कर ले। भाई, यहां पर कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? आयोनिक सॉलिड में कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फ्री आयंस। कौन कौन से आयंस? केटायंस एंड एनायंस, इनकी वजह से होती है। यहां पर किसकी वजह से होती है? यहां पर आपकी कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद करो, मेटेलिक सॉलिड के अंदर बीच में कर्नल होता था, कर्नल के आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, जो कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कंट्रीब्यूट करते थे। जैसे आयरन, ये आयरन का कर्नल हो गया, इसके अंदर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस हो गया, और ये इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब ऐसे बहुत सारे आयरन बनेंगे तो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ये बात आप सभी लोगों को पता है। अच्छा, और एक बात हमको इसके बारे में याद रखनी थी। क्या याद रखनी थी? एस द टेम्परेचर इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। सीधा सीधा लॉजिक था, टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कारण क्या था भाई साहब? कारण बिल्कुल सीधा सीधा था, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयोनिक सब्सटेंस अपने मॉल्टन फॉर्म में चला जाएगा, और मॉल्टन फॉर्म में जाते ही इसके आयोनिक बॉन्ड्स टूट जाएंगे, केटायन एनायन अलग हो जाएगा, आयंस फ्री हो जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या? अगर ये अपने एक्वस फॉर्म में हुए तो एक्वस फॉर्म में भी दे बिकम्स गुड कंडक्टर्स। ये बात आप सभी लोगों को जान मालूम है। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस आफ्टर अ सर्टन पॉइंट, यानी एक सर्टन पॉइंट के बाद अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो यहां पर क्या होगा? कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। और ये भी आपको पता है क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया तो फिर कर्नल मूव करने लग जाएगा, और कर्नल के मूवमेंट की वजह से आपके मेटल का जो अरेंजमेंट है, मेटल में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो बिगड़ जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिवनेस आने लगेगी और कंडक्टिविटी बिगड़ जाएगी। तो ये बात आप सभी लोगों को मालूम है। क्या यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे इस चीज को कायदे से तो कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि ये बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि भाई साहब अगर अपन मेटेलिक कंडक्टर्स की या आयोनिक कंडक्टर्स की बात करें तो ये बात हम सभी लोगों को पता है कि ये कैसे होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। आगे बढ़ते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज कॉल्ड एज बैंड थ्योरी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग, बैंड थ्योरी ऑफ
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे प्यारे प्यारे बकुड़ो, मेरे गुलगुलो, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बकुड़ो, प्लीज मेरे गुलजारी लालो, इसको प्लीज ध्यान से पढ़ना, ठीक है? रिक्वेस्ट, प्लेज, रिक्वेस्ट, ठीक है? चलो, तो बैंड थ्योरी समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें समझेंगे, कुछ बेस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बेबी को तो बेस ही पसंद है ना, हम थोड़ी पसंद है, बेबी को तो बेस पसंद है। चलो, किसका एग्जांपल लूं, किसका एग्जांपल लूं? चलो, आर्सेनिक नहीं, चलो फास्फोरस का एग्जांपल ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर 15। प्यारे बच्चों, आओ जरा मुझे फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा दो। क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 और 3d0। हम लोग सब जानते हैं कि इवन दो फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3s और 3p में भरे जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि उसके पास में 3d नहीं होता, होता है पर वो खाली होता है। तो आप इसे लिख लीजिए वैलेंस शेल। यस, ऑब्वियस सी बात है, ये आपका वैलेंस शेल हो गया। नाउ गाइस, बैंड थ्योरी ऑलवेज वर्क्स ऑन वैलेंस शेल। बैंड थ्योरी, और एक बात बताऊं मैं, दुनिया की हर थ्योरी आप देखो, लुईस ऑक्टेट रूल या आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला, आपने क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी, लगभग हर थ्योरी वैलेंस शेल पर ही चलती, तो ये थ्योरी भी वैलेंस शेल पर चलेगी। तो ये थ्योरी में होता क्या है वो समझाता हूं मैं, लेकिन पहले कुछ बेसिक बातें समझ लो। अब गाइस, वैलेंस शेल आपको समझ में आ गया, और आपको ये भी समझ में आ गया कि इसके अंदर 3d खाली है, 3s और 3p भरा हुआ है। अब गाइस, बैंड थ्योरी क्या होती है, आओ इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करना शुरू करें। बैंड थ्योरी आप लोगों को बताती है कि कौन सा सॉलिड इंसुलेटर होगा, कौन सा सॉलिड सेमीकंडक्टर होगा और कौन सा सॉलिड कंडक्टर होगा। ये आपके बैंड थ्योरी का काम है, ये आपकी बैंड थ्योरी का काम है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ग्रेट। चलो, अब हम लोग यहां पर वापस से इस टॉपिक पर आते हैं कि मैं आपको फास्फोरस का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों समझाया। नाउ गाइस, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, वैलेंस शेल दो पार्ट में टूट जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी आपका वैलेंस शेल दो पार्ट में टूट जाना चाहिए। पहला पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, और दूसरा पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। तो इस हिसाब से आपका 3s और 3p यहां आ जाना चाहिए और 3d यहां आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, जिन ऑर्बिटल्स में, यहां पर हम लोग ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कंपैरेटिवली हैवी हो जाते हैं, एंड देयरफॉर आप इन्हें प्लेस्ड करेंगे एट लोअर साइड, एंड देयरफॉर दे आर प्लेस्ड एट लोअर साइड। आप इन्हें लोअर साइड पे नीचे की तरफ रखोगे, और क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, ये लाइट वेटेड है, सो देयरफॉर दे आर प्लेस्ड अबव। तो जब आप इसको बनाएंगे अकॉर्डिंग टू एनर्जी डायग्राम, मतलब जब आप एक एनर्जी ग्राफ बनाएंगे, यानी जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इमेजिन करना, ये तुम्हारे एटम का न्यूक्लियस है, हम हर चीज पर यहां पर फोकस मारेंगे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। अब ये तुम्हारा 3s है और ये तुम्हारा 3p है। भाई, इनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से कहीं ना कहीं न्यूक्लियस इनको पकड़ने की कोशिश करेगा, तो इनको एनर्जी डायग्राम पे आपको इसे नीचे बनाना होगा। एनर्जी डायग्राम पे आपको 3s को और 3p को नीचे बनाना होगा, और क्योंकि 3d खाली है, क्या न्यूक्लियस इसको पकड़ेगा?
इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। न्यूक्लियस का सिर्फ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉन में होता है, तो ये थोड़ा सा दूर बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो एनर्जी डायग्राम पर ये दो अलग अलग हो गए। क्या बात समझ में आ गई? मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो नीचे और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है वो ऊपर। जो हैवी है जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो नीचे, जो लाइट है वो ऊपर। रीजन क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचेगा, जिसमें नहीं है उसको ऊपर छोड़ देगा। नाउ गाइस क्या होता है, बैंड थ्योरी बोलती है कि आपका जो वैलेंस शेल है वो दो प्रकार का है, एक जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर आपके सॉलिड में एक नया बैंड बना लेते हैं जिसे बोला जाता है वैलेंस बैंड। तो यहां पर आपके वो ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है और जो लोअर साइड में है, इन्होंने कंबाइन होकर एक नया बैंड बना दिया जिसे बोला जाता है वैलेंस बैंड। दिस इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। और वो ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, जो खाली है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को रखने की ताकत है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये उसको बड़े आराम से पकड़ लेगा, इसे बोला जाता है कंडक्शन बैंड। तो बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से आप लोगों का जो वैलेंस शेल का ऑर्बिटल होता है वो दो प्रकार में पहले डिवाइड करो, एक जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो। जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में नीचे की तरफ आएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ऊपर आएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो कंबाइन होकर वैलेंस बैंड बनाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो कंबाइन होकर कंडक्शन बैंड बनाएगा। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? दिस इज योर बैंड थ्योरी। ये है आपकी बैंड थ्योरी। अच्छा, एक बात और हम लोग ध्यान रखेंगे कि आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है, दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, इस गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला जाता है। इतना जल्दी से नोट कर लो ताकि मैं आप लोगों को इसके बारे में और डिटेल में फिर बता सकूं। क्या ये बात समझ में आ गई? बढ़िया तरीके से चीज क्लियर हो गई? क्या कोई भी परेशानी इसके अंदर? प्यारे बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ग्रेट। तो आओ, जब तक मैं रब कर रहा हूं जल्दी जल्दी मेरे साथ में रिपीट करो। एक एटम है किसी भी एलिमेंट का, उसका वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में कुछ ऑर्बिटल भरे हुए हैं और वैलेंस शेल में कुछ ऑर्बिटल खाली हैं। जो भरे हुए हैं वो एनर्जी लेवल डायग्राम पर नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होता है, इसलिए वो लोअर एनर्जी साइड पर आएंगे। और जो ऑर्बिटल खाली है वो हायर एनर्जी साइड पर आएंगे। जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है वो कंबाइन होकर वैलेंस बैंड बनाते हैं, वैलेंस बैंड बनाते हैं। और जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कंबाइन होकर क्या बैंड बनाते हैं? कंडक्शन बैंड। अब ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब इस बैंड के हिसाब से आओ मैं आप लोगों को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना सिखाऊं। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो गया। नाउ गाइस, अगर आपके पास में कोई कंडक्टर है तो ये देखा जाता है कि कंडक्टर का जो वैलेंस बैंड होता है, आपके कंडक्टर्स का जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है, इन दोनों के अंदर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होना चाहिए वो लगभग नेग्लिजिबल होता है। दोनों चिपके हुए होते हैं। तो यहां पर आप लोग नोट करेंगे दैट द फॉरबिडन गैप, यानी कि कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड के बीच में जो गैप होना चाहिए, तो जो तुम्हारा फॉरबिडन एनर्जी गैप है इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से मेरे प्यारे बच्चों, जब आप करंट सप्लाई करोगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, तो या जब आप स्विच ऑन करोगे और आप चाहोगे कि करंट फ्लो हो,
तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो क्या होगा, आपके जो वैलेंस बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बड़े आराम से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाकर बैठ जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप वेरी इजीली, इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड, बेटा वीबी मतलब वैलेंस बैंड, इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सीबी मतलब कंडक्शन बैंड। मतलब समझो ये मेरे घर की छत है, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मेरे घर की छत वैलेंस बैंड, पड़ोसी के घर की छत कंडक्शन बैंड, पड़ोसी के घर की छत खाली है लेकिन मेरे घर की छत पे मैं खड़ा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मेरे को दिखा, मेरे को खतरा महसूस हुआ, मैं बम मैं कूद गया, आराम से कूद गया क्योंकि दोनों घर की छत चिपकी हुई थी, मैं इजीली कूद गया। अब अगर मैं कूद गया मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो पा रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो पा रहा है तो कंडक्शन भी हो पाएगा। तो कंडक्टर्स के अंदर हमेशा ये बात देखी जाती है कि कंडक्टर्स के अंदर फॉरबिडन एनर्जी गैप बिल्कुल ना के बराबर होता है, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप कर पाते हैं और इसीलिए वो बड़े आराम से कंडक्टिविटी कर सकते हैं। समझो, ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते। अब मान लो ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है वीबी और ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड है सीबी। अब इन दोनों के बीच में यू आर ऑब्जर्विंग दैट देयर इज अ गैप, यहां पर यू आर ऑब्जर्विंग दैट देयर इज अ गैप, देयर इज अ गैप प्रेजेंट बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो अब मुझे एक बात बताओ, नो डाउट यहां से इलेक्ट्रॉन को जंप करने में तकलीफ होगी, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन तो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन टुई टुई रास्ते में क्रैश भी हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, ये छत है, ये छत है और दूसरे घर की छत ये है, मतलब दो घर की छत में मान लो ये बोर्ड जितना बड़ा गैप है। अब मैं खड़ा हूं, अब मैं कूदा, मैं कूद गया लेकिन मेरे 2 मिनट के लिए फटके मेरी गले में आ गई थी कि शायद मैं नीचे गिर जाऊंगा। अब दूसरा आया, नीचे चला गया क्योंकि वो दूसरी छत में पहुंच ही नहीं पाया। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है कि कुछ पहुंच जाए और कुछ ना पहुंचे। कंडक्टर में ऐसा नहीं हो रहा था, कंडक्टर में तो हर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर पा रहा था, यहां पर हर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहा। तो यहां पर आप लोग एक बात लिखेंगे कि फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। बोलो पब्लिक हाँ। तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टर्स। ये लोग क्या हैं, ये लोग सेमी कंडक्टर्स हैं। क्या समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। तीसरा, ये रहा तुम्हारा वैलेंस बैंड और ये रहा तुम्हारा कंडक्शन बैंड। अब यहां पर आप देखो फॉरबिडन एनर्जी गैप, इन दोनों के बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कितना ज्यादा ह्यूज है। तो यहां पर लिखेंगे देयर इज अ वेरी हाई फॉरबिडन एनर्जी गैप, वेरी हाई फॉरबिडन एनर्जी गैप is present in between valence bond and conduction bond, बैंड। तो अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चाह के भी जंप नहीं कर सकता, nobody can jump। मतलब एक छत यहां है और दूसरी छत वो उधर स्क्रीन के बाहर है दूसरे कमरे में। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन बोलेगा बिगनी में कूद के देखो, तो वो कूदा गया, खत्म, टाटा बाय बाय, कोई कूद ही नहीं पाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ऐसो को क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स। तो बस अब आपको समझ में आ गई बात
कि इंसुलेटर के अंदर क्या लफड़ा होता है। बहुत बढ़िया, तो यहां पर नो इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बॉन्ड, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एंड दिस इज योर बैंड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या ये बात मेरे गुलजारी लालों को समझ में आ गई? पक्का? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों, गुलजारी लालो, ओके। तो मेरे प्यारे प्यारे बकुड़ो, यहां पर हम लोगों ने बैंड थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब गाइस देखो, कंडक्टर तो बहुत प्यारे कंडक्टिविटी करते हैं, और यूजुअली कंडक्टर्स हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में मेटेलिक कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे घर में वायर्स वगैरह हो गए, है ना, इन सब चीजों के लिए। आयोनिक कंडक्टर्स का भी इस्तेमाल होता है। भाई ये आयोनिक कंडक्टर्स के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। इंसुलेटर का तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सेमीकंडक्टर का क्या होगा? तो एक बार मैं वापस से एक टर्म आपके सामने लिखना पसंद करूंगा, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। आओ इनके बारे में कुछ बातें और डिस्कस करें। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। देखो ना, होता क्या है, सेमीकंडक्टर्स का एक नाम और पड़ता है, पता है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, मार्केट में इनका नाम है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक कंडक्टर्स, या आप इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी बोल सकते हो। अब ये वर्ड इंट्रिंसिक कहां से आया? बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनका हैव अ वेरी स्मॉल गैप, हैव अ वेरी स्मॉल गैप, हैव अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। आपको मैंने बताया था कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता, कम गैप होता है। सो दे हैव अ स्मॉल गैप। हम वेरी की जगह हम नॉर्मल लिख दें वर्ड, दे हैव अ वेरी नॉट स्मॉल, दे हैव अ स्मॉल गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। एंड अपॉन हीटिंग, एंड अपॉन हीटिंग यानी जब आप इसको हीट करोगे, एंड अपॉन हीटिंग इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली जंप, इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। मतलब अगर आपने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो अभी जितने इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, जैसे अभी मान लो 10 में से 2 जंप कर रहे हैं, तो अब 10 में से 5 जंप करेंगे। तो हीट करने की वजह से सेमीकंडक्टर्स के अंदर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन गाइस प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, इस वजह से इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंट्रिंसिक मतलब एक थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक्स का वर्ड है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट, यानी जब कभी भी आप हीट करोगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बॉन्ड बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली जंप करने लगेंगे, और इसी कंडक्टिविटी में आपको राइज देखने को मिलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर तुम कंडक्टर्स को लगातार हीट करोगे, तो एक टाइम पीरियड के बाद तो शायद ये मेल्ट होने का खतरा है, परेशानी आ सकती है, मेल्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या करें? तो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक नया तरीका और इस्तेमाल किया गया, दैट इज कॉल्ड एज डोपिंग। और ये तरीका बहुत सक्सेसफुल हुआ, और इसी के बेसिस पर आज हमारे पास में दुनिया में हजारों कंडक्टर्स हैं, सॉरी हजारों सेमीकंडक्टर्स हैं, और उसका हम लोग बहुत अच्छा यूज करते हैं। तो पहले अपन डोपिंग की बात करते हैं कि डोपिंग का मतलब क्या होता है। डोपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटी, मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटी इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में अगर आप इंप्योरिटीज को मिक्स कर दो, इंप्योरिटीज को ऐड कर दो, कॉजेस इंक्रीज इन कंडक्टिविटी, कॉजेस इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये आपके सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगा, एंड इज कॉल्ड एज डोपिंग, एंड इट इज कॉल्ड एज डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटी। और मैं आपको पिछले लेक्चर में और इस केमिस्ट्री में मैं आपको कई बार ये बात बोल चुका हूं कि मेरे प्यारे गुलजारी लालो, मेरे बकुड़ो, मेरे गुलबुलो, मेरे गुलगुलो, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो इंप्योरिटी का मतलब होता है धूल, मिट्टी, कंकर, पत्थर, डस्ट नहीं होता।
इम्प्योरिटी का मतलब होता है जैसे अगर मान लो मेरे पास में सिर्फ सिलिकॉन है तो सिलिकॉन ही मेरे लिए प्योर है। अगर सिलिकॉन में ज़रा सा भी कार्बन आ गया, सिलिकॉन में ज़रा सा भी फॉस्फोरस आ गया, तो वो फॉस्फोरस या वो कार्बन मेरे लिए इम्प्योरिटी है। क्या ये बात समझ में आ गई? ग्रेट। तो अब हम लोग डोपिंग की बात करेंगे। नाउ गाइस, बेस्ड अपॉन डोपिंग आपके सेमीकंडक्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी या इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर्स, यानी जब आप सेमीकंडक्टर्स की डोपिंग करोगे तो डोपिंग करने के बाद आपके सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे, या दूसरी बार अगर आप डोपिंग करोगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेमीकंडक्टर्स। तो या तो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर बनेगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडक्टर बनेगा। एंड एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रॉन रिच के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होगी। अब इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज को ऐड करके। इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज आर एडेड। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेमीकंडक्टर्स कैसे बचेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज को ऐड करके। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज आर एडेड। क्या ये दो पॉइंट फिर समझ में आए? क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर्स कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर्स बनेंगे ऐसी इंप्योरिटी को ऐड करके जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेमीकंडक्टर कैसे बनेंगे? ऐसी इंप्योरिटी को ऐड करके जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है ऐसे सेमीकंडक्टर्स को नाम दिया जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ऐसो को नाम दिया जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, और ऐसो को जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है इनको नाम दिया जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। दे आर कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है। पी टाइप क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है। तो पहले जरा इतना नोट कर लो, फिर इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। बट बिफोर दैट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलिए हेडिंग डालो, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग करेंगे हम, इसके अंदर इंप्योरिटी को ऐड करेंगे, लेकिन क्या बनाएंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। बेटा एक बात ध्यान रखना, आपके जो बेस्ट सेमीकंडक्टर होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, विच बिलोंग्स टू ग्रुप 14। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द नेचुरल सेमीकंडक्टर्स। ये बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर्स होते हैं और आप इन्हीं को ध्यान में रख के काम करोगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी की वजह से बनने वाला एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स अभी कैसे बनेगा देखते हैं। नाउ इमेजिन करो आपके पास में सिलिकॉन है, सिलिकॉन है जो कि ग्रुप 14 को बिलोंग करता है। तो मैंने लिखा सिलिकॉन, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन के छोटा दिख रहा है क्या? इसको बड़ा बनाओ। अच्छा, अभी मैं इसको बड़ा बना देता हूँ, इसको मैं अभी अभी आलू बड़ा बना देता हूँ। सिलिकॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर एक सिलिकॉन, फिर इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन। फिर सिलिकॉन, फिर इसके 4 इलेक्ट्रॉन। फिर सिलिकॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन। फिर सिलिकॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन। फिर सिलिकॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन। फिर इमेजिन करो यहाँ पर भी सिलिकॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके भी सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन। फिर इस सिलिकॉन के भी 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये मान लो आपका एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, कितना प्यारा दिख रहा है, सुंदर। अच्छा, अब मान लो मैंने करी डोपिंग।
मैंने इसके अंदर ऐड करी इंप्योरिटी, लेकिन कौन सी इंप्योरिटी ऐड करी? इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मुझे ऐड करनी है। मुझे इसके अंदर कैसी इंप्योरिटी ऐड करनी है? इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मुझे इसके अंदर ऐड करनी है। अब इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी होगी आपके ग्रुप 15 की इंप्योरिटी। तो यहां पर आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे दैट व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स, when group 14 elements like silicon or germanium are doped with group 15 elements, ग्रुप 15 एलिमेंट्स क्योंकि इनके पास में इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कि तुम्हारा फॉस्फोरस और आर्सेनिक है ना, मेक्स एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन करेगा, इट विल फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब क्या होगा देखो, और ये किस प्रकार इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा मैं समझाता हूं। अब आप खुद सोचो, जैसे मान लो आपके पास में आर्सेनिक है, भाई आर्सेनिक ग्रुप 15 को बिलोंग कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली को, और हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक उसी तरह फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और आर्सेनिक के आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मान लो यहां पर सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया आर्सेनिक ने। अब जब सिलिकॉन गया तो सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन ले गया। अब जब सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन ले गया तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स की जगह 4 होल्स बन गए, और जब 4 होल्स बने तो उसकी जगह पे आया आर्सेनिक। जब आर्सेनिक आया तो आर्सेनिक ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, लेकिन उसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो कहां रखेगा? तो वो 5वां इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं पर फंसाएगा, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसी होल में नहीं है, इट विल बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हो गया ना इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी हो गई। इस वजह से सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको किस प्रकार दिखाई दिया? जब आपने ग्रुप 14 की डोपिंग ग्रुप 15 के साथ कर दी। तो इसका एग्जांपल आप लोग क्या लिखेंगे इस टाइप के सेमीकंडक्टर का? दैट व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विथ, जब आप सिलिकॉन की डोपिंग कर दोगे विथ फॉस्फोरस और आर्सेनिक, मेक्स एन टाइप सेमीकंडक्टर, मेक्स एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? चलिए इसको डायग्राम बना लो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फिर अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। नोट इट डाउन। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे गुलजारी ला लो। ओके चलिए, हाँ एक सवाल और, कि अगर मान लो कोई पूछता है कि भैया एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी किसकी वजह से बढ़ रही है, कंडक्टिविटी बढ़ाने का क्या लॉजिक है, तो आप बोलोगे भाई साहब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, ये इंप्योरिटी के साथ में जो आर्सेनिक की इंप्योरिटी, इसका 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो वो आपकी जो है कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकेंड टाइप की, ओहो मैंने गलती कर दी, मेरे को इसको रब नहीं करना था, चलो कोई बात नहीं, फिर एक बार मेहनत कर लेंगे, क्या बिगड़ता है। तो ये होता है आपका क्या गंडा बनेगा रे, क्या गंडा बनेगा रे। हाँ तब मेरे प्यारे पकड़ो, मेरे प्यारे गुलजारी लालो, मेरे गुलगुलो, मेरे बुलबुलो, पानी में उठने वाले बुलबुलो, मेरे एपी फीस की बोतलो। हाँ तो अगर मैं आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर समझाऊं, जिसको आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी की वजह से होती है, तो कैसे होगी समझना। जब आप ग्रुप 14 एलिमेंट्स की डोपिंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ करोगे, ग्रुप 13 एलिमेंट्स मतलब कि यूजुअली एल्यूमिनियम का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, दैट इज योर गैलियम या इंडियम। जब आप इनको ऐड कर दोगे तो ये बनाएगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। सर कुछ समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया, आएगा, रुको जरा सब्र करो, समझाता हूं कैसे। देखो फिर वही बनाओ सिलिकॉन, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन, फिर बनाओ सिलिकॉन,
इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, फिर बनाओ सिलिकॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन। ये मैं सिलिकॉन का जो आई बना रहा हूँ ना, ये मैं मिटा देता हूँ। पता चला आप सोचो कि ये क्या बना रहे, 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए सर, सर ऐसा कैसे कर रहे हो, ऐसे कैसे हो रहे सर, आइए पड़ा तेरे यहाँ, ओ नो, ओ नो, ओ नो 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 नो, ओ नो, ओ नो, ओ नो 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 नो, गया, खत्म। हाँ जी, तो ये हो गया आपका सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, ग्रुप 13 का एक इंप्योरिटी डाल दिया। ग्रुप 13 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, और हम लोग जानते हैं कि बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तुम्हारा गैलियम होगा, गैलियम मतलब टिकटॉक का छोटा भाई। हमारे यहाँ इंदौर में गेला मतलब लतियल, उनको थोड़ा सा गेलिया बोला जाता है। गेलिया मतलब जो आदमी लड़का होने के बाद भी लड़कियों टाइप हरकत करता है, दैट इज गेला। यानी आपका टिकटॉक वाला, टिकटॉक के सारे गेलिये होते हैं, तो गैलियम उनका भाई है। तो गैलियम के आउटर मोस्ट शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे। तो जब एक सिलिकॉन अपनी पोजीशन छोड़ के भागेगा तो सिलिकॉन की जगह पर एक गैप बन जाएगा, और सिलिकॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, सिलिकॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, उन 4 इलेक्ट्रॉन्स में होल आ गए होंगे। भाई जब सिलिकॉन निकल के जाएगा तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो भी ले जाएगा, तो 4 गड्ढे पड़ जाएंगे वहां पे। अब आया आपका गैलियम, आपने गैलियम को रख दिया सिलिकॉन की जगह, सिलिकॉन की जगह गैलियम आकर बैठ गया। अब गैलियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन मान लो यहां रख दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया। नाउ गाइस देयर इज अ होल, देयर इज अ इलेक्ट्रॉन होल, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का होल डेवलप हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखना समझना। ये जो तुम्हारा सिलिकॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इसमें बैठने की कोशिश करेगा, तो ढुपुक यहां से इलेक्ट्रॉन गायब और यहां बैठ गया। अब इस वजह से नया होल यहां क्रिएट हो गया, तो आप इसको मार्क करेंगे, दिस इज द न्यू होल, दिस इज द न्यू होल। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन होल खत्म हो गया। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके टुपुक यहां आकर बैठ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन गायब, अब ये इलेक्ट्रॉन गायब, तो यहां पर एक नया होल क्रिएट हो जाएगा। नाउ दिस इज द न्यू होल। तो अब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और जो तुम्हारा होल है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। तो अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर फ्लो करेगा, और करंट का मूवमेंट बढ़ गया। तो यहां पर आप देखो, इलेक्ट्रॉन के कम होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन होल टू होल जंप कर रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा हम इस बात को जरूर लिखेंगे, दैट व्हेन ग्रुप 13 एलिमेंट occupies group 14 position due to group 13 position due to lesser number of electron, few holes are present या few holes are developed and therefore electrons from the near atom jumps into it and electron starts moving and current starts flowing इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये तुम्हारा काम हो गया किसका, पी टाइप सेमीकंडक्टर का। कितना बढ़िया काम हो गया। तो यहां पर होल्स की वजह से आपका कंडक्टिविटी बढ़ रही है। अब क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले जितने हुआ करते थे उनके मुकाबले अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है, बिकॉज देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपकी यहां पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है कंप्लीट। अब हमारी बच रही है सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो कि मैं अगली क्लास में कराऊंगा, और फिर उसके बाद आपको मैं बचे हुए इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी अगली क्लास में करा दूंगा। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जल्दी से जल्दी हम लोग इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।